Hello everyone. Today we will do the question answers of the poem The Last Bargain, and this is the poem of the 8th class NCERT English book Honeydew. So let's start the extract based questions. The first question is who is the speaker in the poem. पहली बात ये बनती है कि इस कविता में जो वक्ता है, जो स्पीकर है, जो बात कर रहा है, वो है कौन. ओके वो है कौन. बेसिकली एक आदमी है और वो काम की तलाश में जा रहा है कि मुझे कोई हायर कर ले, मुझे कोई काम पे रख ले. और कभी राजा आता है, कभी बूढ़ा आदमी आता है पैसे लेकर, कभी एक मालिन आती है जो सुंदरता के बेस पर उसको नौकरी पर रखना चाहती है, और एंड में एक बच्चा आता है जो फ्री में कहता है कि जब आपकी मर्जी हो काम करना, जब आपकी मर्जी हो ना करना. तो इस तरीके से वो लास्ट वाला ऑप्शन उसको अच्छा लगता है. तो यहाँ पे हम ऑथर भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं, ऑथर मतलब पोइट भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अ मैन. ओके a man is a man looking for the employer is the speaker. यहाँ पर कौन है? a man, एक आदमी लुकिंग फॉर हिज एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर कौन होता है? जो नौकरी देता है. ओके तो नौकरी देने वाले को ढूंढ रहा है और वही यहाँ पर स्पीकर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सुजेस्ट्स. अब राजा के हाथ में तलवार थी, और वो तलवार किस चीज का प्रतीक थी, किस चीज को सिंबलाइज कर रही थी? यहाँ पर तलवार जो थी, स्वॉर्ड जो थी, वो सिंबलाइज कर रही थी पावर को, ताकत को, शक्ति को, स्ट्रेंथ को. ओके यहाँ पे 3 ऑप्शन है, वेल्थ, पावर, मोर पावर देन द वेल्थ. तो द सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके पावर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर ए लॉट ऑफ मनी. जो वो बुजुर्ग आदमी है वो स्पीकर को बहुत सारा पैसा देता है कि मैं तुम्हें गोल्ड देता हूँ और तुम मेरे लिए काम करो. व्हाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर. लेकिन फिर वो आदमी उस ऑफर को रिजेक्ट क्यों कर देता है? टर्न डाउन होता है रिजेक्ट कर देना. द मैन डिड नॉट नीड मनी, क्योंकि उस आदमी को पैसे की ज़रूरत नहीं थी. ही वैल्यूड हिज फ्रीडम मोर देन बिकमिंग अ स्लेव फॉर गोल्ड. क्योंकि वो आदमी के लिए क्या था? स्वतंत्रता की कीमत ज़्यादा थी बजाय कि सोने के, कि सोना लेके वो किसी का दास बन जाए, पैसे लेके किसी का दास बन जाए, बजाय उसके कि वो स्वतंत्रता को ज़्यादा अहमियत देता है. ही वैल्यूड फ्रीडम मोर देन बिकमिंग अ स्लेव फॉर गोल्ड. ओके इस कविता में बार बार अलग अलग टाइम का जिक्र किया है. मॉर्निंग में वो राजा से मिलता है, फिर वो दोपहर को एक बुजुर्ग से मिलता है. ओके दोपहर के बाद जो है वक्त इवनिंग का या आफ्टरनून का टाइम है, उसमें मालिन को मिलता है, और बिल्कुल इवनिंग में जाके वो उस बच्चे से मिलता है. तो बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं कि किस वक्त का जिक्र किया गया है. तो यू शुड कीप इन माइंड कि जब आप पैराग्राफ पढ़े या पोइम पढ़े तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा इंसिडेंट किस टाइम का है. ओके सो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड इन द पोएम लाइंस दैट मैच द फॉलोइंग. रीड बोथ वन आफ्टर अनदर. एक के बाद एक कविता हमें पढ़ के ये बतानी है. आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर. कि मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए सिवाय खुशी के और अच्छी यादों के, या एक अच्छी साख के. ये बात किसने कही थी? ये उस बच्चे ने कही थी. ओके किसने कहा था? उस बच्चे ने. और कविता के बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में ये लाइन आएगी जहाँ पे लिखा है आई हायर यू विद नथिंग, कि मैं बदले में कुछ नहीं दूंगा तुम्हें. तो यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है क्वेश्चन. मान लो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है आई हायर यू विद नथिंग, व्हाट डज द लाइन इंडिकेट. ये लाइन का क्या मतलब है, या इन लाइन किस तरफ इशारा कर रही है? तो ये लाइन इशारा कर रही है आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर. ओके तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. नेक्स्ट हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सोरो इन डिस्क्यूज. लेकिन उसकी खुशी जो थी वो ज़्यादा देर नहीं थी, क्योंकि जल्दी ही वो किसमें? रोने में बदल गई हैं. तो ये बात कब हुई थी? जब वो मालिन से कह रहा था. मालिन अपनी सुंदरता के बल पर उसको हायर करना चाह रही थी, लेकिन जल्दी ही जो मालिन थी वो रोने लगती है. हर स्माइल
पेल्ड, उसकी मुस्कुराहट जो थी, पेल्ड होता है बिकम वीक, कमजोर हो जाना, तो उसकी मुस्कुराहट जो थी वो फीकी पड़ गई, एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और किस में बदल गई, आंसुओं में बदल गई। तो ये लाइन किसने कही, एक तो ये लाइन थी मालिन के लिए, जो वो मालिन से मिलता है, ओके। और ये लाइन का मीनिंग क्या निकलता है, हर होपनेस वाज नो मोर देन सॉरो इन डिस्क्यूज, की हैप्पीनेस, उसकी जो खुशी थी वो अब ज़्यादा देर नहीं रही क्योंकि वो दुख में बदल गई। द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच, राजा की ताकत भी कोई ज़्यादा देर नहीं रही। आंसर क्या है, बट हिज अ पावर काउंटेड फॉर नॉट, कि इस लाइन का मतलब है बट हिज अ पावर काउंटेड फॉर नॉट। तो नॉट का मतलब मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी, मीन्स वर्थलेस, यूजलेस, बेकार। तो उसकी जो ताकत थी वो कैसी साबित हुई, बेकार साबित हुई। द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच, तो राजा की ताकत कब किस लाइन से शो होता है कि बेकार साबित हुई, बट हिज अ पावर काउंटेड फॉर नॉट वाली लाइन से। हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच, बीच पर बच्चे से बात करने के बाद स्पीकर को कैसा महसूस होता है। द स्पीकर फेल्ट आफ्टर मीटिंग द चाइल्ड दैट ही वुड गेट सेटिस्फैक्शन, जॉय एंड फ्रीडम। बच्चे से बात करने के बाद जो स्पीकर है उसको क्या महसूस होता है कि इसमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इस बच्चे के साथ काम करके मुझे खुशी मिल रही है और आज़ादी भी है, तो तीनों चीज़ें मिल रही हैं जो उसको चाहिए थी। तो क्या मिल रहा है उसको, सेटिस्फैक्शन, जॉय एंड फ्रीडम, ओके। नेक्स्ट है, जैसे ये पैराग्राफ है, द सन glistened on the sand and the sea waves broke vividly, a child sat playing with the shells, he raised his head and seemed to know me and said, I hire you with the nothing। आ गई ना लाइन कि वो लास्ट पैराग्राफ की ये लाइन है, from henceforward that bargain struck in child's play made me a free man। तो इसमें से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, विच पार्ट ऑफ द डे हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड हेयर, कौन सा पार्ट दिन का यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड, सूर्य रेत पर चमक रहा था। तो सूर्य कब चमकता है रेत के ऊपर, या तो मॉर्निंग के टाइम में या फिर इवनिंग के टाइम में, क्योंकि हल्की रोशनी होती है। तो इसका मतलब या तो सुबह की बात है और या फिर शाम की। तो अब आप रिकॉल करो, जब आपने पोइम पढ़ी थी, राजा उसे सुबह मिला था और बच्चा मिला था शाम को। तो यहाँ पे बच्चा खेल रहा है, चाइल्ड सेट प्लेइंग विद द शेल्स, बच्चा सिप्पियों के साथ खेल रहा है, इट मीन्स ये बात कब की है, इवनिंग की। विच पार्ट ऑफ द डे हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड हेयर, इवनिंग has been described here। What was the child doing? बच्चा क्या कर रहा है? He was playing with the shells। What he was doing? He was playing with the shells। वो किसके साथ खेल रहा है? Shells के साथ। Why was the child ready to hire the man? वो क्यों हो जाता है तैयार? For क्यों हो जाता है बच्चा उस आदमी को? To give him satisfaction, to give him freedom। ही हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसके पास कुछ देने के लिए नहीं है, तो वो खुशी खुशी तैयार हो जाता है कि जब तेरा मन करे छोड़ देना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई डिड द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड्स ऑफर, वही बात दोबारा आ गई यहाँ पर, वो आदमी क्यों एक्सेप्ट करता है बच्चे के ऑफर, क्योंकि उसमें उसको क्या मिली थी, उसमें सेटिस्फेक्शन मिली थी, जॉय मिला था और फ्रीडम मिली थी, ठीक है ना। द मैन एक्सेप्टेड द चाइल्ड्स ऑफर बिकॉज ही गॉट सेटिस्फेक्शन, joy and freedom। Which word in the stanza means shone? Shone means glistened in the first line। The shone means क्या होता है, glistened, okay। So next है, what message does Tagore's poem convey? ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी हुई जो कविता है, इसमें हमें क्या मैसेज मिलता है, या ये क्या मैसेज देना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है ये कविता हमें। What does he try to highlight? जो कवि हैं रविंद्र जी, वो किस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं। द पोएम हैज़ ए प्रफाउंड मैसेज, प्रफाउंड होता है डीप। इस कविता का जो मैसेज है वो बहुत ही डीप है, बहुत गहरा है। फ्रीडम इज़ अ मोर डिस्क्राइबेबल देन पावर, इसमें बताया है कि जो हमारी स्वतंत्रता है वो ताकत से कहीं ज़्यादा डिज़ायरेबल है। सॉरी, यहाँ पे डिज़ायरेबल लिखा है। फ्रीडम इज़ अ मोर डिज़ायरेबल देन पावर, शक्ति से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्या है, स्वतंत्रता। गोल्ड से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, फ्रीडम। ब्यूटी से क्या ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रीडम। तो इन तीनों चीज़ों से
पावर, गोल्ड और ब्यूटी से ज़्यादा क्या ज़रूरी है हमारे फ्रीडम। यही मैसेज देना चाहते हैं कि फ्रीडम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एन एम्प्लॉय बिकम्स ए स्लेव और सर्वेंट। जो एक कर्मचारी होता है, जो नौकरी करता है किसी के यहाँ, वो एक दास कह सकते हैं हम होता है, या फिर नौकर होता है, वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता। ही ऑफर्स हिज सर्विसेज ऑन पेमेंट। उसको अपनी सेवाएं पैसे के बदले में देनी है, यानी जो मालिक है वो बदले में काम करवाएगा और पैसे देगा। सो ही इज ड्यूटी बाउंड, इसलिए वो ड्यूटी के प्रति बाउंड है। बाउंड होता है बंधा हुआ, टू वर्क फॉर हिज एम्प्लॉयर, कि वो अपने कर्मचारी के लिए, जिसने उसको नौकरी दी है, उसके लिए काम करेगा ही करेगा। वो बंधा हुआ है, वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। प्लेइंग विद द चाइल्ड इंश्योर्स द मैन्स फ्रीडम, लेकिन उस बच्चे के साथ खेलकर उस आदमी की जो स्वतंत्रता थी वो निश्चित हो जाती है। इंश्योर होता है सर्टेन, मतलब पक्की हो जाती है। उसको बदले में कुछ देना नहीं है उस आदमी का, जब जी करेगा खेलेगा, जब जी करेगा छोड़ देगा। तो वो किसी के यहाँ पे बाउंड नहीं है, उसकी सेटिस्फेक्शन गई नहीं है, उसकी फ्रीडम गई नहीं है। ये सारी चीजें उल्टा उसे मिली हैं। दैट्स वाई ही लाइक्स द ऑफर ऑफ द चाइल्ड very closely. Okay, with it we have complete the